मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस, खनिज और शक्ति संसाधन हिंदी में, अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ये क्लास 8 NCERT चैप्टर 3 है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी का पढ़ के डाल दिए हैं, पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। ये अंग्रेजी वालों के लिए है, इंग्लिश माध्यम। कीर्तिवाज विजिटिंग, जैसा कि NCERT का लगभग हर चैप्टर एक संवाद से शुरू होता है, ये भी उसी तरह शुरू हुआ है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे और साथ में अभी कर लेते हैं एडिटिंग की व्यवस्था। हाँ, अब कलम चल रहा है अपना, ठीक है, घूम रहा है, ठीक। रंग बदल लेते हैं, रंग को क्या कर देते हैं, भूरा। कीर्ति वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव पैलेस नियर धनबाद। कीर्ति वाज amazed to see that the large area were black। तो कीर्ति कहाँ गई थी, सुकांत के यहाँ गई थी धनबाद में, तो वहाँ जाके देख रहा है कि बहुत सारा ही तो काला पड़ा हुआ है। सुकांत, व्हाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक डस्टी। सुकांत से पूछ रही है कीरी कि यार ये इतना ज़्यादा काला और डस्टी, धूल भरा क्यों है। दिस बिकॉज ऑफ कोल माइंस नियर बाई। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोयला का खदान आसपास में है, इस वजह से। डू यू सी द ट्रक्स दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। तो सुकांत बताते हैं आप आसपास का देख रहे हैं, जो मिनरल देख रहे हैं, ट्रक्स देख रहे हैं, इस पर मिनरल कोल है, मतलब खनिज कोयला है। वाट आर मिनरल्स, आस्क्ड कीरी। तो जैसे ही वो बोलता है तो पूछती है कीरी कि मिनरल्स क्या है वो बताओ। सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्कुट्स। आपने कभी देखा है जो बेकर है, बिस्कुट बनाने वाले जो लोग वो बिस्कुट बनाते हैं, तो उसमें आटा, मिल्क, शुगर, फ्लेवर माने आटा, मिल्क माने दूध, शुगर मतलब चीनी, टुगेदर सब एक साथ मिलाते तब जाके बिस्किट बनता है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्कुट कैन यू सी देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी। तो फिर कहता है कि यार जो आप देखते हैं बिस्कुट आपने खाया होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आटा होता है, चीनी है, दूध है, बाकी सारी चीज़ मिला हुआ है। जब आप उसको खाते हैं तो वो सब आपको नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें वही सब होता है। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल कॉल्ड मिनरल्स। उसी तरह यहाँ जो रॉक्स है, चट्टान है, सैल है, हिंदी में सैल बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। मिक्सड इन देम दे आर मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये पूरे पृथ्वी पर ये सेल समूह के रूप में विस्तृत हैं, बिखरे पड़े हैं। अननेचुरली अकॉर्डिंग सबस्टांस। अब यहाँ एक परिभाषा डेफिनेशन दिया गया है, अननेचुरल अकरिंग सबस्टांस दैट हैज़ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। ए नेचुरली अकरिंग, ये ध्यान रखना है, नेचुरल सबस्टांस होना चाहिए, नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए, निश्चित रासायनिक संगठन, वही मिनरल कहलाता है। मिनरल्स आर नॉट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। सभी जगह मिनरल इवेनली मतलब समान रूप से वितरित नहीं है। दे आर concentrated in a particular area or rock formation. Some minerals are found in area which are not easily accessible, such as the Antarctic Ocean bed and Antarctica. बहुत जगह मिनरल है जो इवनली नहीं है, और कई ऐसे जगह पे मिनरल है जहाँ हमारे पहुँच से बाहर है या दुर्गम पहुँच है, जैसे अंटार्कटिका या आर्कटिक ओशन, इन सबों में। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बहुत सारे भूवैज्ञानिक इन्वायरमेंट में बनता है। अंडर द वेरिंग कंडीशन, मिनरल बनता कैसे है, तो बहुत सारे भूवैज्ञानिक परिस्थितियाँ होती हैं अंडर द वेरिंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में। दे आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल प्रोसेस से बनता है, मानव हस्तक्षेप का कहीं कोई उसमें जगह नहीं है मिनरल के अंदर। दे कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। उनको उनके भौतिक आधार, सच एज कलर डेंसिटी और हार्डनेस, जैसे रंग, घनत्व और हार्डनेस के ऊपर, और केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोलबिलिटी मतलब विलेयता के आधार पर पहचाना जा सकता है। द साल्ट इन योर फूड, डू यू नो, एक ट्रिविया दिया हुआ है, द साल्ट इन योर फूड ये, एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आल्सो ए मिनरल। जो आपका फूड में नमक है वो भी एक मिनरल है, और ग्रेफाइट जो पेंसिल में है वो भी एक मिनरल है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मोटाई पेन का कम कर दिया जाए। चलिए, टाइप्स ऑफ मिनरल। अब आता है मिनरल, समझ में आ गया मिनरल क्या है, तो डेफिनेट कंपोजिशन है ना,
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मिनरल्स नेचुरल अकरिंग सबस्टांस है दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसके पास निश्चित रासायनिक संगठन है, वही मिनरल है। और दे आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। इसमें बताया गया है कि 3000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर, संगठन के आधार पर। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मिनरल मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक। और मेटेलिक आगे दो भागों में बांटा गया है, फेरस और नॉन फेरस। इसको लोह और अलोह बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। मिनरल दो भाग में, मेटेलिक नॉन मेटेलिक, फेरस नॉन फेरस। फिर है मेटेलिक मिनरल्स, कौन सा है? मेटेलिक मिनरल्स कंटेंस मेटल इन रॉ फॉर्म, जिसमें कच्चे में जब रॉ फॉर्म होता है लोहा होता है इसमें। मेटल्स आर हार्ड सबस्टांसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? हार्ड सबस्टांसेस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर और शाइन। इनके पास चमक का भी थोड़ा सा गुण होता है। आयरन और बॉक्साइड, जो आयरन ओर है और जो बॉक्साइड है, मैग्नीज है, आर सम एग्जाम्पल्स। ये सारे जो हैं मेटेलिक के एग्जाम्पल्स हैं। किसके? मेटेलिक के सब एग्जाम्पल कौन से हैं? एक तो आयरन और स्वयं लोहायस्क है, फिर बॉक्साइड है जिससे एल्युमिनियम निकलता है, फिर मैग्नीज है। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक में बी फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कुछ फेरस होते हैं जिसको आप लौह वाले बोलते हैं, जिसको आयरन ओर बोलते हैं। मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन, जिसमें आयरन हो वो सारे फेरस मेटेलिक है। अ नॉन फेरस मेटेलिक डजंट कंटेन आयरन बट मे कंटेन, नॉन मेटेलिक में कंटेन सम अदर मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। नॉन मेटेलिक कौन सा है? जिसमें ठीक है कि उसमें वो नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, लेकिन बाकी हो सकते होंगे, गोल्ड होगा या सिल्वर होगा, कॉपर, लेड, जो जिसमें आयरन नहीं है, वो सारे नॉन मेटेलिक है। लाइम स्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं? लाइम स्टोन, माइका एंड जिप्सम एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन मेटेलिक मेटल्स। ये भी ध्यान रखना है। मिनरल फ्यूल भी क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। ये तीन चीज़ ध्यान रखना है। खनिज कहाँ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रक्रिया क्या है? एक्सट्रैक्टेड, माइनिंग के द्वारा, खनन के द्वारा, ड्रिलिंग मतलब छेद करके, और क्वेरिंग मतलब आखनन, ऊपर से घस छानबीन कर करके। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल क्या है? तीन तरीका है। आप माइनिंग कर सकते हैं जिसको खनन बोलते हैं, फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं जिसको प्रवेदन बोलते हैं, और क्वायरिंग कर सकते हैं जिसको आखनन बोलते हैं। अब माइनिंग भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होता है सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब है कि सीधे उसको गोड्ढा खन खन के निकाल दिए, तो ये ओपन कास्ट माइनिंग है। जो प्लेसर, निक्षेप और बाकी सारे वाले होते हैं उनके लिए। और सॉफ्ट माइनिंग क्या है? जिसमें एक साफ्ट का, कूपक का इस्तेमाल किया जाता है, उस सब को बोलते हैं सॉफ्ट माइनिंग। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। अब ड्रिलिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो नीचे है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह है ना, जो बहुत ज़्यादा नीचे पाया जाता है, उसको निकालने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसी को ड्रिलिंग बोलते हैं, हिंदी में प्रवेदन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस कॉल्ड माइनिंग। माइनिंग किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल, मिनरल को बाहर निकालने की प्रक्रिया, फ्रॉम रॉक्स, किससे? सेल से, चट्टानों से, बरीड अंडर द अर्थ, जो कि पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस। जो कम गहराई पर है उसको तो सरफेस हटा के ही निकाल लेते हैं। द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। और जो कम गहराई पर है, सिर्फ मिट्टी हटा के निकाल लेते हैं, बहुत कम खोदने पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव बीन मेड, हैव टू मेड
to reach the mineral deposit that lie at a great depth. This is called shaft mining. जो बहुत ज़्यादा अंदर है उसको निकालने के लिए शाफ्ट माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ. पेट्रोलियम और जो क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा नीचे है. उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट. दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग. तो तेल का कुआं बनाते हैं, उसको हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं. बहुत नीचे तक होता है, ये सबसे नीचे यही होता है. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाई द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग, आखनन. मिनरल्स दैट नियर बाई सरफेस, जो सरफेस पे ही होता है या सरफेस के आसपास ही होता है, उसको जब हम लोग निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग. अब एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल्स जो खनिज है उसका वितरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ. तो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर फाउंड इन इग्नीशियस रॉक्स. मिनरल कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक तो फाउंड इन इग्नीशियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो कुछ को इग्नीशियस अग्नाशय चट्टान, वैसे चट्टान अच्छा. इग्नीशियस रॉक्स कौन सा है, तो जो ज्वालामुखी वोल्केनिक क्रिया के द्वारा बना ना, वोल्केनिक, आप पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, वोल्केनिक क्रिया के द्वारा जो पत्थर बने, जो रॉक्स बने, वह है इग्नीशियस. और जो किसी भी सेडिमेंटेशन से बने हो या इग्नीशियस रॉक के मेटामॉर्फिक दबाव के कारण और परिस्थितियों के कारण, रूपांतरण के कारण बना है, जिसे मेटामॉर्फिक बोलते हैं. तो जब इनका परिवर्तन होता है दबाव ताप के कारण किसी और रूप में, तो वो जो रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक होते हैं. तो ध्यान रखना है कि मिनरल्स अकर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स. दे आर फाउंड इन इग्नीशियस रॉक, सम ऑफ मेटेलिक रॉक्स, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक. तो मिनरल तीनों तरह के रॉक में हो सकते हैं, चाहे आपका सेडिमेंट्री हो, चाहे इग्नीशियस हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो. जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. दो चीज़ ध्यान देना है. पहला कि जनरली मेटामॉर्फिक मेटेलिक मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर पाए जाते हैं. डेट फॉर्म लार्ज प्लेटूस. आयरन ओर इन द नॉर्थ सूडान. अब बता रहा है कि कहाँ कहाँ है दुनिया में. आयरन ओर इन नॉर्थ, आयरन ओर मतलब अयस्क, लौह अयस्क, नॉर्थ स्वीडन. कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा. आयरन, निकल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अमेरिका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नीशियस एंड मेटालिक रॉक्स. अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फाउंड इन इग्नीशियस. क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका are example of minerals found in igneous and metallic rocks, metamorphic rocks. Sedimentary rock, सेडिमेंट वाला क्या होता है, सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट से बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक हैं. जैसे बालू, मट्टी का निक्षेप एक जगह जब जमा होता है ना, बह के जब जमा हो जाता है, इस पर ताप और दाब का प्रभाव जब पड़ता है, तो जो रॉक्स बनते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक है. Sedimentary rocks formation of plains and young fold mountains. Sedimentary rock formation of plains and young fold mountain contain non-metallic minerals. Young fold mountains जो है जैसे हिमालय जैसा, young fold mountain और sedimentary में क्या मिलता है, non-metallic minerals मिलते हैं. Like limestone, जैसे limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit in Georgia and Ukraine, phosphate beds on Algeria are some example of mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. तो जो आप पेट्रोलियम और क्या देखते हैं, पेट्रोलियम और कोयला और पेट्रोलियम जो है वो भी किस में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं. अब है कि अलग अलग जगहों पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ दुनिया के कौन कौन से महादेश में किस तरह का ओर्स अयस्क पाए जाते हैं. तो सबसे पहले एशिया की बात की गई है. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. चाइना और इंडिया में आयरन ओर का बड़ा
जमाव है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन, और एशिया क्या करता है, दुनिया का आधा टीन प्रोड्यूस करता। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूसर। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ये चीन जो है टीन प्रोड्यूसर कंट्री है एशिया के अंदर। चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। एशिया आल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइड, निकेल, जिंक एंड कॉपर। यूरोप, अब यूरोप की बात करते हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। यूरोप में भी लोहा जम के मिलता है। द वर्ल्ड द कंट्री विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकेल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। फिर है नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं मुख्यतः 3 जोन में बटा हुआ है। वो है द कैनेडियन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द अल्पेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकेल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन सील्ड रीजन, कोल इन द Alpesian region and western cordilleras have deposit of copper, lead, zinc, gold and silver। अब यहाँ एक चीज़ दिया गया है, डू यू नो स्विट्जरलैंड हैज़ नो नॉन मिनरल डिपॉजिट। स्विट्जरलैंड एक अकेला ऐसा देश है जहाँ अभी तक कोई डिपॉजिट नहीं मिला, मिनरल कोई भी नहीं है। Identify the Canadian Shield, the Alpesian Western Cordilleras and the Lake Superior with the help of an atlas। एक काम करने के लिए दिया है कि आप वो जो कैनेडियन शील्ड है उसको देखिए कि कहाँ है मैप में। सुपीरियर लेक का सहायता से वेस्टर्न कोर्डिलास को देखिए। ये एक मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल। दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ खनिज, ऑयल एंड कोल के बारे में। मिनरल ऑयल और कोल कहाँ कहाँ है, जैसे भारत में ये दक्षिण के इलाके में है, फिर ईस्टर्न के इलाके में है, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में है। उसी तरह और भी जगह पर जहाँ जहाँ मिनरल ऑयल है वो दिखाया गया है त्रिभुज में, है ना। तो ये एक मैप दिया गया। अब आगे चलते हैं। साउथ अफ्रीका में क्या क्या है। ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, अफ्रीका बोल दिए। साउथ अमेरिका, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ब्राज़ील सबसे अच्छे लोहे का उत्पादक है, और ध्यान रखना कि साउथ अमेरिका का देश है ब्राज़ील। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर। चिली और पेरू कॉपर अच्छा प्रोड्यूस करता है। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ब्राज़ील और बोलिविया ये मिल के दुनिया में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करते हैं। साउथ अमेरिका हैज़ ऑल्सो लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइड, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। अब अफ्रीका की बात करते हैं। एक डू यू नो का है, अ ग्रीन डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। हरा जो हीरा है बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, डेट फ्रॉम 4300 मिलियन, 430 करोड़ वर्ष एगो, ओनली 300 मिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ फॉल। दुनिया का जो सबसे पुराना साइल है जो रॉक्स है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वेस्टर्न पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, जो लगभग 430 करोड़ साल पुराना है। अब अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम।
देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डायमंड का है, गोल्ड का है और प्लेटिनियम का है। 3 सबसे महंगी धातुओं का प्रोड्यूसर कौन है? अफ्रीका। और सबसे गरीब कौन है? अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जायरा प्रोड्यूस a large portion of the world gold. The other mineral found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt, and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya, and Angola. अफ्रीका के ये सब नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला में ये सब तेल भी पाए जाते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड। और ये लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है? गोल्ड का भी, डायमंड का भी और आयरन ओर का भी। टीन एंड निकल इज आल्सो रिच इन कॉपर, लीड एंड निकल। ये क्या है? गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie area of Western Australia have the largest deposit of gold. तो ये ध्यान रखना है, कालकुर्गी और कुलगार्डी सोना के लिए जाना जाता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of minerals deposits. Some of probably large, significant size of deposit of coal in the transantarctic mountains and iron nearer the Prince Charles Mountain. अंटार्कटिका में क्या है कि खोजा गया है, होने की संभावना है बहुत ज़्यादा कोल का, और ये भी संभावना है कि वहाँ आयरन भी और भी हो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। ये भी अनुमान लगाया गया है कि आयरन और गोल्ड, सिल्वर और बाकी के जो चीज़ हैं ये यहाँ कमर्शियल अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। यूजेज ऑफ मिनरल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मिनरल मेनी इंडस्ट्री में यूज होता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम आर यूजुअली हार्ड। दीज आर देन सेट इन various styles of jewelry. Copper is another metal used in everything from coin to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. सिलिकॉन भी क्या है? एक मिनरल ही है जो क्वार्ट्ज से निकलता है, जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में चिप बनाने में इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? एल्युमिनियम, जो बॉक्साइट से निकलता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मिनरल इतना उपयोगी है तो इसके कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में भी जानना चाहिए। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है मिनरल, ध्यान रखना है। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर to formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate of which humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining, recycling. Another way in is the mineral resources can be conserved. अब ये है कि कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ होता है, इनके बनने की प्रक्रिया क्या कम है, और इसको बचाया तभी जा सकता है जब आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी समय उसका बर्बादी कम कर लें, और दूसरा रिसाइकलिंग का इस्तेमाल करें। पावर रिसोर्सेज, सन इज मदर बिगिंग हर डे इन स्विचिंग। फिर एक संवाद है, इस संवाद को छोड़ देते हैं। इसका बस यही है कि पावर रिसोर्सेज का कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, बहुत हम लोग उपयोग करते हैं। तो पावर रिसोर्सेज का कन्वेंशनल कहाँ कहाँ से हमको पावर मिलता है ना, एनर्जी, ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो सभी कन्वेंशनल सोर्स में हैं जो कि परंपरागत रूप से बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो फायरवुड क्या है? इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा एनर्जी यूज्ड बाई विलेजेस कम्स। गाँवों में आज भी यही इस्तेमाल होता है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वेयर बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट
covered converted by the heat and pressure into fossil fuels। जीवाश्म के जो जीवों के अवशेष थे वो क्या थे, एनिमल के और पेड़ पौधों के, वो ज़मीन में दबे रह गए और कई हज़ार साल लगे उसको, तब जाके वो फॉजिल फ्यूल्स में प्रेशर और हीट के कारण बदल गया। सच एज कोल, पेट्रोलियम, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। द रिजर्व ऑफ these minerals are limited. The rate of which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhausted soon। जिस हिसाब से दुनिया इसकी इस्तेमाल कर रही है उस हिसाब से बन नहीं रहा है तो जल्दी ही ख़त्म होगा, ऐसी संभावना। तब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाभ हानि के बारे में। कन्वेंशनल सोर्स में ऑयल और नेचुरल गैस। उसके बाद कौन कौन है, फायरवुड, कोल और हाइडल एनर्जी। इन चीज़ों के 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑयल क्या है, इसका एडवांटेज ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, बेसिक ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो बुनियाद है यही ऑयल है। फिर है इसका दिक्कत क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्लीपेज एंड गैस लीकेज। दूसरा क्या दिक्कत है, पॉल्यूटेंट्स रिलीज काउजेज एसिड रेन। एसिड रेन होता है, इससे जो पॉल्यूशन निकलता है। एक्सप्लोरिंग अ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। नया नया फ्यूल खोजना तुरंत आसान नहीं है। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। एडवांटेज क्या है, किस चीज़ का एडवांटेज है, नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेज ऑयल का ये है, नेचुरल गैस का भी जो बताएंगे वो है। डिसएडवांटेज दोनों का क्या है वो बता दिया। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट इन पाइपलाइन। नेचुरल गैस का फ़ायदा, क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। तेल और कोयले से ज़्यादा साफ़ सुथरा गैस है। चीपर देन ऑयल, तेल से सस्ता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अभी फिर से पढ़ते हैं, जैसे फायरवुड। फायरवुड में क्या है, ईजी एक्सेस है, ये फायदा प्रोवाइड्स एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कलेक्शन इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, फिर पॉल्यूटिंग, प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट और डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहा है इसके चलते। कोल का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है ना, जम का ढेर सारा भी है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंट कन्वर्जन और इसको एनर्जी विद्युत बनाना इससे आसान है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना। पॉल्यूटिंग सोर्स, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, जम के पॉल्यूशन फैला रहा है और लाना ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कड़ा काम है इसका। हाइडल एनर्जी, एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, और इससे इरिगेशन और फिशिंग भी हो जाता है तो उसका विद्युत लगने के बाद भी, और सस्ता है। और डिस्प्लेसमेंट हानि क्या है, जब हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं हाइडल तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, उसको हटाना पड़ता है ताकि इंडोमिनेट्स लो लेइंग रीजन्स, और जो छोटे नीचे क्षेत्र हैं वो डूबने लगते हैं। और एक्सपेंसिव टू सेटअप, और उनको बसाना बहुत महंगा पड़ता है। अब आगे देखते हैं कन्वेंशनल एनर्जी इन कोल के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉजिल फ्यूल्स। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका स्टील वाले उद्योग में भी उपयोग होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट, और कोयले का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है उसको थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी यूज्ड टूडे वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर एगो व्हेन द giant ferns and swamps got buried under the layer of earth. Coal is therefore referred to buried sunshine. अब क्या है, कोल कैसे बना, तो बहुत सारे जीव जंतु जो बहुत हज़ार साल पहले उसमें दब डूब गए थे, पेड़ पौधे दब गए थे, तो उसमें क्या हुआ, फर्न्स आर यूजिंग टुडे मिलियंस ऑफ ईयर एगो, तो वो सब दबने के बाद ही कोयला बना। और कोयला को बरीड सनशाइन, इसका मतलब है सनशाइन मतलब दबा हुआ सूर्य बोलते हैं। सूर्य, बरीड मतलब पृथ्वी के अंदर जो लगा हुआ है सूर्य, सोलर है, जिसको अंतर्हित धूप बोलते हैं हिंदी में। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना,
USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये देख लीजिए लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन है, चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया और रानीगंज। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन है, तो इंडिया में रानीगंज है, झरिया है। रानीगंज कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। झरिया धनबाद में। झरिया कहाँ पड़ता है, झारखंड में। धनबाद कहाँ पड़ता है, झारखंड में। एंड बोकारो, ये भी झारखंड में। एक व्यू है थर्मल पावर प्लांट का ये। अब आइए पेट्रोलियम के बारे में जानते हैं। द पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्क्यूकिंग बोथ बिगन फ्रॉम थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, जो आपको कार को दौड़ाती है और आपके साइकिल वाइकल का जो स्क्यूकिंग झंझनाट वगैरह से रोकता है, जो ग्रीस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। ये बिगन ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम, ये सभी की शुरुआत पेट्रोलियम से होती है, ब्लैक थिक ऑयल। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट इज़ ड्रिल्ड इन ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़। ये पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये तो मुख्य रूप से पत्थरों के सनस्तर में लेयर्स में रहता है, पत्थरों के बीच में रहता है, और ऑफशोर्स कोस्टल एरियाज़ में होते हैं ये। और कोस्टल एरियाज दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज, जिसको निकालने के बाद रिफाइनरी में भेजते हैं। प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल। और जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोलियम है, उससे क्या क्या निकलता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम और इसका डेरिवेटिव जो ये है केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, काला सोना। एज दे आर वेरी वैल्यूबल एंड द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री। क्यों कहते हैं इसको ब्लैक गोल्ड, काहे कि ये जितने भी चीज़ बना रहे हैं वो बहुत वैल्यूबल है, बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर ईरान। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर। The other major producer are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are, और भारत में कहाँ कहाँ होता है, डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे इन महाराष्ट्र एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर्स। तो अपने यहाँ 3 जगह हो रहा है, एक तो मुख्य रूप से डिगबोई है, बॉम्बे है और केजी डेल्टा है, जहाँ पेट्रोलियम है। अब है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इट्स रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। नेचुरल गैस फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट, वो पेट्रोलियम में ही होता है, और जब इसको बाहर लाते हैं तो ये पाया जाता है क्रूड ऑयल के साथ टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको डोमेस्टिक, घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्स। ये ध्यान रखना है, भारत में नेचुरल गैस कहाँ है, जैसलमेर के अंदर, केजी डेल्टा के केजी डेल्टा में पेट्रोलियम भी है और ये भी है, अपना नेचुरल गैस भी है। त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर मुंबई। नेचुरल गैस रिसोर्सेज, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास अपना नेचुरल गैस रिजर्व है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैड लेड देयर डिप्लीशन एट द अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो ए काउज फॉर कंसर्न। अब ऐसा है कि कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और इसको जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग स्थिति है, सतर्क होने वाली स्थिति है। अगर अनचेक्ड इसको पर रोक नहीं लगाया जाए, अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग ऑफ टैप इवेंचुअली रन ड्राइव। ठीक उसी तरह कि अगर आप इस पर चेक यानी रोक नहीं लगाएंगे तो जैसे टपकता हुआ नल टंकी को सुखा देता है, उसी तरह एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा, सूख सक जाएगा। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए हम लोग को क्या ध्यान करना है,
इसका अल्टरनेटिव खोजना और ढूंढना है इसी सब फ्यूल्स का। compressed natural gas is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel। CNG पेट्रोलियम और डीजल के जगह पर उपलब्ध है। डू यू नो नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यह ध्यान रखना है, नॉर्वे जो है सबसे पहला वाटर पावर प्लांट लगाया। हाइडल एनर्जी जिसको बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम over turbine blades placed the bottom of the dam. The moving blades then turns the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharges after the generation of the electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. 1/4 हिस्सा क्या है दुनिया का, हाइडल पावर से ही जनरेट किया जाता है। होता क्या है कि आप वाटर को ऊंचे जगह पर स्टोर करते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी को जब नीचे गिराया जाता है तो नीचे टरबाइन लगा होता है। टरबाइन असल में होता क्या है, तो टरबाइन एक घूमने वाला यंत्र है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। अलग अलग टरबाइन में अलग अलग संरचना हो सकती है। असल में वो सिर्फ काम है, स्टीम टरबाइन है तो स्टीम के मदद से वो घूमेगा। वाटर टरबाइन है, हाइड्रल टरबाइन है तो हाइड्रल पानी के मदद से घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो ये जनरेटर से कनेक्ट रहता है, तो ये जनरेटर के शाफ्ट को घुमाता है, कॉइल को घुमाता है और मेचर को घुमाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। हाइडल एनर्जी कहाँ कहाँ है, सबसे पहले तो लगा वहाँ कहाँ नॉर्वे में, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ कहाँ है, पराग्वे में, नॉर्वे में, ब्राज़ील में और चाइना में। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर। इंडिया में जो हाइड्रो एनर्जी जो लगाते हैं पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट है, वो भाखड़ा नागल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है एंड दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये दामोदर वैली तो झारखंड वाला है, फिर नागार्जुन सागर तो अपना आंध्र प्रदेश का है, फिर भाखड़ा नागल शायद उत्तराखंड का हो। गांधी सागर देखना है आपको, ये भाखड़ा नागल और गांधी सागर देख के बताना है कि कहाँ। अब है डू यू नो द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इन द स्कॉटलैंड। द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस स्टेशन। ये आगे सोलर पढ़ेंगे तभी देखिए, आगे सोलर पढ़ते हैं तो ध्यान आएगा। ये हाइडल पावर एनर्जी का है एक बना हुआ जनरेटर नीचे है, यहाँ से वाटर रिजर्वायर है जहाँ रिजर्व वाटर रखा गया है, और यहाँ ये जनरेटर्स वाले सिस्टम हैं। यहाँ से जनरेट किया बिजली, पानी गिरा, टरबाइन ये है, टरबाइन से घूमा, ये इससे पानी आया, इससे घूमा, घूमने से जनरेटर घूमा, जनरेटर से बिजली बनी। अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी सोलर आगे पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी, तो इसमें ये आएगा। द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। सबसे पहला सोलर पावर का बस अड्डा स्कॉटलैंड में। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसको शॉर्टेज ख़त्म कर रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। ख़त्म हो जाएगा। मोर ओवर, अगर ऐसे इस्तेमाल होता रहा। मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो काउज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसका इस्तेमाल पोल्यूशन का भी कारण है। देयर फॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल में कौन है, सोलर, विंड और टाइडल वगैरह जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विच आर रिन्यूअल, जो कि रिन्यू भी हो सकता है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर है सोलर एनर्जी, और ये है द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने यहाँ एक बहुत बड़ी विद्युत परियोजना है सलाल, कश्मीर में, सलाल नाम से ये आता है, आपको पूछते हैं लोग कभी कभी जनरल कंपटीशन में। सोलर एनर्जी, सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाई अस एवरी डे। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स
टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और कह रहा है कि सन एनर्जी जो है ना, उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करने में। मेनी ऑफ दीज सेल्स आर ज्वाइंट इनटू ए सोलर पैनल। किस चीज़ के इस्तेमाल से? सोलर पैनल के इस्तेमाल से। सोलर पैनल में सोलर सेल लगा होता है, उस सोलर सेल पर जब सोलर एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वो सिलिकॉन का बना होता है, सेमीकंडक्टर का वो सेल बना होता है। अब आइए विंड एनर्जी के बारे में देखते हैं। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो मोटा मोटी अब नीचे आएंगे तो ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे किसका किसका नॉन कन्वेंशनल, विंड का, सोलर का, टाइडल का, न्यूक्लियर एनर्जी का और बायोगैस का। ये 6 गो जो है, इन 6 गो के बारे में, असल में 7 गो है, 1 2 3 3 3 6 गो है। तो विंड एनर्जी का लाभ क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वन सेटअप, सेफ एंड क्लीन। दिक्कत क्या है? नॉइस पॉल्यूशन है, और विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है सेटअप करने में। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रेपुटेशन, हार्मफुल टू बर्ड्स। एक तो रेडियो और टीवी सिग्नल को बाधित करता है, हार्मफुल टू बर्ड्स, पक्षियों के लिए भी हानिकारक। सोलर एनर्जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन एग्जॉस्टिबल नॉन पॉल्यूटिंग। सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है और डिफ्यूज सोर्स टू गेट वेस्टेड, वेस्टेज ज़्यादा होता है इसमें। टाइडल एनर्जी क्या है? एडवांटेज नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल, ख़त्म नहीं होगा। डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, लेकिन इसको करने में क्या है, जहाँ हम लोग लगा रहे हैं वहाँ पेड़ पौधे काटते हैं, जंगल काटते हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ गड़बड़ होता है। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, और इसको प्रोड्यूस करना कठिन। न्यूक्लियर एनर्जी एडवांटेज है, इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालता है। डिसएडवांटेज जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड एक्सपेंसिव, महंगा है और रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालता है, जो कि बहुत गड़बड़ चीज़ है। एडवांटेज क्या है कि बायोगैस का लो कॉस्ट, इजी टू ऑपरेट, मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट। डिसएडवांटेज क्या है? काउजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, बायोगैस से ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। जियो थर्मल एनर्जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। फ़ायदा है, क्लीन है और इको फ्रेंडली है। जियोथर्मल जो ज़मीन का जो गर्मी है। लोकेटेड एंड फार अवे फ्रॉम द सिटी एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट, वो बहुत दूर दूर है सिटी से। ये जो जगह है ना जहाँ ये सब पाए जाते हैं कुछ जियोथर्मल एनर्जी, वो सिटी से बहुत दूर है, तो ट्रांसपोर्टे करे में हालत ख़राब हो जाता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का काम खत्म हुआ। अभी नीचे पढ़ते हैं पावर ऑफ फॉर द हीटिंग लाइटिंग पर्पस द सोलर टेक्नोलॉजी। तो अभी हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑन यूटिलाइजेशन सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री क्या है, किसको बोलते हैं? जो दोनों ओर है ना, आप ये सको कर्क और मकर के बीच का, जो रेखा के बीच का वाली जो कंट्री है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। दैट आर ब्लेस्ड विथ द एबंडेंट सनशाइन, उनके ऊपर सूर्य की रोशनी एकदम सीधे पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी उन्हीं को मिलता है। इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स। एबंडेंट सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज फॉर सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ये सब में इस्तेमाल हो रहा है, सिग्नल के लिए, ड्रायर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब है विंड एनर्जी के बारे में जानते हैं। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल, नहीं खत्म होने वाला सोर्स है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर, भोजन दरने के लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए, सिंस टाइम्स ऑफ इमोर, बहुत लंबे समय से। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तेज़ चलने वाली जो हवा पवन है वो विंड मिल के डायना को घुमाती है, और वो जो डायना जो घूमने वाला है वो लगा हुआ है जनरेटर से, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेनी पासेस। आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है? विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर सच एज विंड मिल्स। विंड मिल लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन कोस्टल एरिया रीजन्स एंड माउंटेन पासेस। तो आपको जब भी कोस्टल एरिया में सजेस्ट करना है तो विंड मिल सजेस्ट करेंगे। कब? जब कोस्टल एरिया की बात होगी, कि कहा कि सजेस्ट करिए कि ग्रामीण में कौन लगाएंगे, कोस्टल एरिया में, तो आपको विंड मिल बताना है कोस्टल एरिया में। पासेस थ्रू द स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लोज। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स,
नीदरलैंड्स में विंड फार्म मिलता है, जर्मनी में मिलता है, डेनमार्क में, यूके, यूएस एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। कहाँ कहाँ? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड। अब आइए नीचे देखिए न्यूक्लियर पावर के बारे में बात किया जाए। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर कहाँ से मिलता है? आपको यूरेनियम और थोरियम का ध्यान रखना है। यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल करके मिलता है। फ्यूल्स अंडरगो द न्यूक्लियर फिजन, जब नाभिकीय विखंडन का क्रिया होता है। फिजन माने विखंडन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एस्टिमेट, ध्यान रखना है कि हमको जो एटम से पावर मिल रहा है वो किस प्रक्रिया से मिल रहा है? विखंडन, फिजन के माध्यम से मिल रहा है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड एस्टिमेट्स पावर, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर प्रोड्यूसर द ग्रेटेस्ट पावर रिएक्टर्स एंड इमिट्स पावर, द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। सबसे ज़्यादा यूएसए और यूरोप में न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल हो रहा है, वो बना रहे हैं। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ कहाँ है? राजस्थान और झारखंड में है। डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वान्टिटीज। द झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम अच्छी मात्रा में है। थोरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज, या अपने यहाँ जो भारत में यूरेनियम है वो झारखंड और राजस्थान में है। थोरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला। और जो थोरियम है केरला के मोनाजाइट, जो केरला मोनाजाइट क्या है? वो मोनाजाइट जो रेत है क्या है? द थोरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट रेत जो केरल में है उसमें थोरियम अच्छी मात्रा में है। ये ध्यान रखना है, मोनाजाइट कहाँ पाया जा रहा है? केरला में, जो कि थोरियम के लिए ठीक चीज़ है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पक्कम। भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर है? लोकेटेड इन कल्पक्कम, तमिलनाडु के कल्पक्कम में, तारापुर इन महाराष्ट्र के तारापुर में, और राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। फिर राणा प्रताप सागर के पास है कोटा में, कोटा राजस्थान में है। फिर नरौरा इन उत्तर प्रदेश। फिर पावर प्लांट कहाँ है? उत्तर प्रदेश नरौरा में। एंड कैगा इन कर्नाटका, और कर्नाटका कैगा में है। अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ अपने यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहला है कल्पक्कम, दूसरा है तारापुर महाराष्ट्र, तीसरा है कोटा राजस्थान में, चौथा है नरौरा इन उत्तर प्रदेश में, एंड पाँचवा है कैगा कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखेंगे। जियोथर्मल एनर्जी मतलब ज़मीन का जो थर्मल एनर्जी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड, ये ध्यान रखना है। जियोथर्मल एनर्जी किसको बोलते हैं? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जो हीट एनर्जी मिलता है उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टेडली, बहुत तेज़ी से बढ़ता है पृथ्वी के नीचे का तापमान। एज वी गोट डीपर, जब हम और गहरा जाते हैं। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कई बार क्या होता है? गर्म फुहारों और धारों के रूप में ये सब ज़मीन पर आ जाते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर, और यही हीट एनर्जी पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है हीट एनर्जी, यहाँ आया एक। उसके बाद नहीं, ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक स्ट्रक्चर है कि यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था। न्यूक्लियस, यहाँ फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से जो एनर्जी निकली उससे पानी गर्म हो रहा है, और उससे स्टीम टरबाइन चला के जनरेटर से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी निकाला जा रहा है। और ये है जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण कुकिंग फूड विथ द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ दिखाया गया। अब आपको एक चीज़ और दिखा रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर द सेवरल ईयर्स। USA has the world largest geothermal power plant followed by न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है वो किसके पास है? USA के पास है। अब
इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड, भारत में कहाँ कहाँ है थर्मल पावर प्लांट जियोथर्मल? तो ये मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश HP के मणिकरण में, और पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और पूगा, इन दोनों जगहों पर क्या है जियोथर्मल एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों जगह याद रखेंगे, मणिकरण कहाँ है हिमाचल प्रदेश और पूगा कहाँ है लद्दाख में। क्या चीज़ है जियोथर्मल एनर्जी, ये याद रखिएगा। जियोथर्मल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो थर्मल एनर्जी है पृथ्वी के अंदर उसको पाइप के थ्रू सरफेस पे लाते हैं और बाद में टरबाइन घुमवाते हैं, और टरबाइन जनरेटर से लगा है, जनरेटर बिजली देती है। अब है टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम एट नैरो, पतले पतले जगहों पे, संकरे जगहों पर डैम बना के टाइडल मतलब ज्वार की ऊर्जा का इस्तेमाल टरबाइन घुमाने के लिए किया जा सकता है, और बाकी टरबाइन घूमेगा तो फिर बिजली बनाएंगे। ओपनिंग ऑफ सी ड्यूरिंग द टाइड, एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, इंडिया में कहाँ है गल्फ ऑफ कच्छ, इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल्स। गल्फ ऑफ कच्छ में क्या है टाइडल मिल्स है। अब है बायोगैस के बारे में। ऑर्गेनिक वेस्टेज, ऑर्गेनिक वेस्टेज, कार्बनिक वेस्टेज सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, एनिमल का जो गोबर होता है वो उसके बारे में, एंड किचन वेस्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। इन सब को गैस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको बायोगैस कहते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। इन बायोगैस digests to emit biogas with essentially a mixture of methane and carbon dioxide। इसमें से गैस निकलना शुरू होता है डिकम्पोजिशन के बाद, जिसमें मीथेन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। उसी मीथेन को जला के हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। और इसका एक फ़ायदा ये भी है, ये जो वेस्टेज है और जो इसमें सड़गल के जो कचरा बच जाता है वो मैन्योर मतलब खाद का, नेचुरल खाद के लिए इस्तेमाल होता है कृषि में। एनर्जी इज एवरीवेयर, अब लास्ट में आ गए, एनर्जी इज एवरीवेयर, एनर्जी सभी जगह है, बट वी सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ऊर्जा तो सब जगह है पर इसका प्रयोग या इसका निष्कर्षण बहुत कठिन और कॉस्टली भी है। ईच वन ऑफ कैन मेक डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम लोग हर एक आदमी बड़ा अंतर ला सकते हैं कि ताकि एनर्जी वेस्ट नहीं करें। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, ऊर्जा का बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। चलिए अभी से लग जाइए और एनर्जी के मामले में बढ़िया भविष्य हो, ऐसे करना शुरू करिए।